आते हैं हम मिड ब्रेन पे, ज्यादा डिटेल्स नहीं दी है, सिर्फ अगर आपको ध्यान हो तो जब मैं आपको वेंट्रिकल्स पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था क्या कि हमारे वेंट्रिकल्स में थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने वाली एक डक्ट होती है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये देखो, अब देखो, अब तो मैं ना वेंट्रिकल्स को भी और अच्छे से समझ सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो, जैसे आपको पता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, तो दोनों के बीच में जो वेंट्रिकल है वो हो गई लैटरल वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर जो हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है ना बच्चों, उसके बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल, और फोर्थ वेंट्रिकल होती है हाइंड ब्रेन में। ठीक है, तो मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं है, पर मिड ब्रेन में थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती हुई एक डक्ट जा रही है, उस डक्ट को कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो तुम्हें एनसीईआरटी में एक लाइन हाईलाइट करनी है जो कई बार पूछी जाती है कि अ कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में एक तो आ गई कैनाल, अगर मैं इसको भी समझाने के लिए तुम्हें एक स्कीमेटिक से डायग्राम बनाऊं ना, तो मान लो ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है जो मिड ब्रेन से जा रही है। ठीक है, तो इस सेरिब्रल, ऐसे हम लैटरली देख रहे हैं, तो इस सेरिब्रल एक्विडक्ट के वेंट्रली और डॉर्सली क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, लैटरली देख रहे हैं, ये वेंट्रल पार्ट है, डॉर्सल पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके वेंट्रली तो क्या होता है बच्चों, एक है ना ऐसे ट्रैक होता है फाइबर्स का, ऐसे फाइबर्स का एक ट्रैक होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, और इसके डॉर्सली पीछे की तरफ ना 4 लोब्स होते हैं, ये मैंने ओवर मतलब 2 लोब्स और फिर उसके ऊपर ऐसे 2 लोब। ठीक है, तो इधर से देखोगे तो 2 ही दिखेंगे, 2 इधर है। तो ये जो 4 लोब्स हैं इनमें से 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर, इन चारों लोब्स को मिलाकर कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्री वर्ड का मतलब होता है 4। ठीक है, कॉर्पोरा मतलब बॉडी स्ट्रक्चर। तो मिड ब्रेन में एक तो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है, एक उसके पीछे द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली 4 राउंड स्वेलिंग्स और लोब्स, जिन्हें कहते हैं कलेक्टिवली कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। इन लोब्स में भी मैंने तुमको बताया 2 सुपीरियर लोब्स होते हैं और 2 इंफीरियर लोब्स होते हैं। ठीक है, इनके फंक्शंस तुम्हें दिए नहीं है, बट बड़े इंटरेस्टिंग से फंक्शन है। देखो इनके, जैसे तुमने कभी नोट किया है कि जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, रूम में बैठे हैं, एकदम से कोई आएगा तो एकदम से हमारी नजर उसकी तरफ जाएगी, कुछ भी आवाज होगी, कुछ गिरेगा तो एकदम से हमारी नजर उस चीज को देखेगी, तो उसको हम कहते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो ये जो हमारे विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं दोनों सुपीरियर लोब। इसी तरह जैसे हम कोई भी चीज सुनते हैं तो जहां से आवाज आ रही है उसी तरफ देख रहे होते हैं ना नॉर्मली, या मान लो किसी की तुम्हें आवाज नहीं आ रही तो तुम बोलते हो क्या यार क्या बोला, दोबारा बोलना, तो हल्का सा हम उसकी तरफ झुक जाते हैं। तो ये जो हमारे सुनने के लिए जो रिफ्लेक्सेस हैं इनको बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ओके, तो जो हमारे मतलब जो सेंसेस है ना वेव्स के, जैसे साउंड वेव्स हैं या विजन की वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, उनके लिए तो सेरिब्रम में जोन बना हुआ था, लेकिन जो रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं वो कहां से कंट्रोल हो रहे हैं, इसी कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना से। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये जो सुपीरियर लोब्स हैं दे आर रिलेटेड टू द विजुअल रिफ्लेक्सेस, और ये जो इंफीरियर लोब्स हैं दे आर रिलेटेड टू द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। जिससे तुम्हें हल्का सा पता रहेगा कि यार मिड ब्रेन करता क्या है हमारे ब्रेन में, तो ये भी बहुत सारे फंक्शंस करता है। फिर इन ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर्स का अलग है, सेरिब्रल एक्विडक्ट कनेक्ट कर रही है वेंट्रिकल्स को, बट दिस इज ऑल्सो द फंक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मिड ब्रेन, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस हाइपोथैलेमस, यानी इन दोनों को मिलाकर आप बोलते हो डायंसेफेलॉन ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा थैलेमस हाइपोथैलेमस वाला जोन है और ये हमारा पॉन्स वाला जोन है, तो इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन है। पर मिड ब्रेन एक्चुअली है क्या, मिड ब्रेन का मतलब एक डक्ट, उस डक्ट के पीछे की तरफ 4 लोब और आगे की तरफ वेंट्रली इस डक्ट में एक ट्रैक ऑफ फाइबर्स होता है जिसको बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई, बट ये टर्म तुम मत पढ़ना, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है और नीट में भी नहीं पूछते। ठीक है, ये मैंने बनाई है सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये हो गए कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। तो बस एनसीईआरटी में तो इसकी लोकेशन दे रखी है मिड ब्रेन की, दैट यू हैव टू रिमेंबर, प्लस मिड ब्रेन में से सेरिब्रल एक्विडक्ट जाती है और पीछे की तरफ 4 लोब होते हैं डॉर्सली, दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, दैट्स इट। ओके, नाउ लास्ट में आते हैं हम बच्चों हाइंड ब्रेन पर। हाइंड ब्रेन में आते हैं 3 पार्ट्स, यू नो, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। मेड्यूला का पूरा नाम है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला, इनके बारे में बहुत ब्रीफली यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम पॉन्स की बात करें
तो अगेन देखो ये जो पॉन्स वाला रीजन है, जरा देखना ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ये जो पॉन्स वाला रीजन है, ये ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि कोई भी चीज स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई कहीं भी जानी है ब्रेन में, या ब्रेन से होती हुई आनी है, या मान लो जरूरी नहीं है स्पाइनल कॉर्ड, जैसे आपके बुक में तो नहीं दिया, बट मैंने आपको बताया था ना एक बार कि हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उनको क्या बोलते हो आप? क्रेनियल नर्व। तो ऐसा नहीं होता बच्चों की ब्रेन से कोई नर्व है ना यहाँ से साइड साइड से निकल जाए। जैसे आप मेडिकल में पढ़ोगे, मेडिकल में पढ़ाते हैं कि जैसे जो हमारा ब्रेन है तो उसमें जितनी भी नर्व्स हैं वो ऐसे सेंट्रली होते हुए ब्रेन स्टेम से निकलती हैं, मतलब ब्रेन के इस सेंट्रल पार्ट से निकलती हैं, तो वो यहीं से ही निकलेंगी। अगर उनको बॉडी के किसी ऑर्गन तक जाना है या ऑर्गन से कोई सिग्नल लाना है तो वो पॉन्स से होके तो गुजरेंगी ही गुजरेंगी, ठीक है। तो इसलिए पॉन्स को भी क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, रिले सेंटर। जैसे आपने थैलेमस को बोला था ना, थैलेमस किसके बीच में था? सेरिब्रम और अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। वैसे ही पॉन्स किसके बीच में हो गया? पॉन्स हो गया ये वाला पूरा जोन और बाकी के पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो पॉन्स भी एक रिले, रिले का मतलब होता है ना जैसे रिले रेस होती है जिसमें लोग एक दूसरे को मशाल पकड़ाते जाते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्ट करना, रिले करना, ओके। तो पॉन्स का फंक्शन क्या है? सिंपली पॉन्स में भी फाइबर के ट्रैक होते हैं खूब सारे, विच इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है सेरिबेलम से कोई चीज जानी है तो वो पॉन्स के थ्रू होके जाएगी, वहां से सेरिबेलम तक आनी है तो वो भी पॉन्स के थ्रू होके जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को सिंपली ये कनेक्ट करता है। तो आप लिख सकते हो कि पॉन्स एक तरह से क्या है? रिले सेंटर है, इंफॉर्मेशंस के लिए रिले सेंटर, ठीक है, क्लियर। देन सेरिबेलम के बारे में क्या बताया भाई? यू नो सेरिबेलम का मेन एक फंक्शन याद रखना तुम, सेरिबेलम हमारी बॉडी को बैलेंस में रखवाने का काम करता है। जो हमारी बॉडी बैलेंस होते हैं, बॉडी का पोस्चर है, चलते वक्त हम बैलेंस में रहते हैं, बैठते उठते वक्त, ये सारे जो बैलेंसिंग है बॉडी की, ये किसके हाथों में है? सेरिबेलम के हाथों में। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें। जैसे तुमने देखा होगा कि कई बार लोग जब बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं तो उनकी चाल लड़खड़ाने लगती है ना, वो सही से चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक्सेस जो अल्कोहल है वो सेरिबेलम के कंट्रोल को बॉडी से खत्म कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी पोस्चर्स पे उसका कंट्रोल नहीं रहता। ये पहले नीट में बहुत आता भी था क्वेश्चन, ठीक है। तो सेरिबेलम जो है वो मेनली किससे रिलेटेड है? हमारी बॉडी बैलेंस से रिलेटेड है, क्लियर। इसका जो मेन फंक्शन है, और भी बहुत सारे हैं बट दिस इज मेन फंक्शन जो तुम्हें याद रखना है तुम्हारे लेवल पर, ठीक है। एंड अगर आपने देखा हो ध्यान से तो मैं तुम्हें हमेशा कह रही हूँ कि सेरिबेलम एक ट्री की तरह दिख रहा है, यानी सेरिबेलम में भी देयर इज हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स। जैसे सेरिब्रम में होते हैं वैसे देखो सेरिब्रम में भी खूब सारे फोल्ड्स बने हुए होते हैं, ये खूब सारे फोल्ड्स बने, उसमें भी फिर फर्दर अंदर अंदर ऐसे ऐसे खूब सारे फोल्ड्स हैं, ठीक है। क्यों है भाई ये भी फोल्डेड? वही सेम सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, टू अकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स। और सेरिबेलम में भी सिर्फ ये सेरिबेलम नहीं है, सेरिबेलम ये भी है, ये रहा। तो सेरिबेलम में भी दो जोन होते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, सेम सेरिब्रम की तरह, ठीक है। तो सेरिब्रम की तरह सेरिबेलम में दो जोन है, सेरिब्रम की तरह सेरिबेलम भी हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, एंड सेरिब्रम की तरह ही सेरिबेलम भी टू हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। ये तुम्हें इसका एक लोब दिख रहा है, इसका एक लोब और है यहाँ पर ऐसे। अगर तुम ब्रेन को बिना कट किए देखोगे तो ये देखो ऐसे उभरा हुआ दिखेगा तुम्हें सेरिबेलम, ठीक है। तो यानी सेरिबेलम में भी दो हेमिस्फीयर हैं, दोनों को इंडिविजुअली कहते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो नीट में ध्यान रखना है, ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये है सेरिबेलर हेमिस्फीयर, मिक्स नहीं करना है वर्ड्स को, ठीक है। तो यहां पर लिखा है क्या? देखें एनसीईआरटी में क्या बताया तुमको, सेरिबेलम हैज, कोई और कलर ले लेते हैं, सेरिबेलम हैज वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। क्यों? वही टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन। अच्छा बस इतना सा लिखा है सेरिबेलम के बारे में, चलो थोड़ा सा तो ऐड कर लें हम एटलीस्ट, ठीक है। तो यहां पर तुम लिख लो इसके अलावा cerebellum is divided into two cerebellar hemisphere। cerebellar hemisphere बहुत मिलते जुलते वर्ड है बच्चों, वो cerebral है, ये cerebellar है, इतना सा फर्क है, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या बताया मैंने तुम्हें? कॉन्वोल्यूटेड सरफेस हो गई, ये हो गया। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है बॉडी बैलेंस। हर चीज में, चलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन करना, ये सब सेरिबेलम का फंक्शन है, ठीक है। देन थर्ड पार्ट क्या है? मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड।
मेड्यूला, अच्छा मेड्यूला के फंक्शन कैसे याद रखोगे? मेड्यूला पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ब्रेन में जो फंक्शंस पूछते हैं ना वो या तो हाइपोथैलेमस के पूछते हैं या मेड्यूला के पूछते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिए हैं। मेड्यूला हमेशा तुम याद रखना, मैंने शुरू से बताया तुम्हें ह्यूमन फिजियो पढ़ाते वक्त कि ये हमारा इनवॉलेंट्री सेंटर है, जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो तो ब्रीदिंग का रिदम सेंटर कहाँ था? मेड्यूला में। एक सेंटर पॉन्स में भी था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, बाकी रिदम सेंटर कहाँ था? मेड्यूला में। हार्ट के लिए जो सेंटर है वो कहाँ होता है? मेड्यूला में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा नहीं, वरना तुम पढ़ते, वॉमिटिंग का सेंटर भी कहाँ है? मेड्यूला में। तो ज्यादातर जो आपके बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना किसका काम है? मेड्यूला का। उनको लगातार जो सिग्नल्स जा रहे हैं, इनवॉलेंट्री सिग्नल्स जा रहे हैं, वो मेड्यूला के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो मेड्यूला कंटेन्स सेंटर्स विच कंट्रोल, ये जितने भी एक्शंस लिखे हैं दीज आर द इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो पहले आप लिख लो विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। अब कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस में सब कुछ आ गया, जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस में यहां लिख देती हूँ हार्ट रेट आ गई, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वाजोडाइलेशन वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, है ना, वाजोडाइलेशन वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये सब जो भी पल्स रेट, हार्ट रेट, सब कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस कहलाएंगे। ओके, इन सबको मेड्यूला कंट्रोल करता है। देन गैस्ट्रिक सिक्रीशन, हमारा जीआईटी इनवॉलंटरी तो काम कर रहा है, तो जैसे फूड आया तो मेड्यूला सिग्नल भेजेगा गैस्ट्रिक को कि स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करवाएगा, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस करवाएगा। तो जो भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं या जो रिफ्लेक्सेस हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एज वेल एज वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये जो हमारे इनवॉलंटरी सिग्नल्स है ना, हम सोच समझ के छींकते या खांसते हैं क्या? ठीक है, कभी कभार हम ऐसी जगह बैठे हो जहां पे एकदम से हमें नहीं ऐसा होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट दीज आर द इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस। तो इनका भी सेंटर कौन है? मेड्यूला। तो बस आप तो इतना सा याद रखो कि मेड्यूला हमारा इनवॉलंटरी सेंटर्स को कंट्रोल, मतलब इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला सेंटर है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये आपके ब्रेन के मेजर पार्ट्स और उनके फंक्शंस हुए। नाउ लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके पास इससे पहले वाला एडिशन हो तो उसमें तो एक गलती भी थी जिसको करेक्ट करा था एनसीईआरटी ने, कि मतलब इससे पहले वाला एडिशन मतलब अभी जो रिड्यूस कंटेंट वाली एनसीईआरटी है ये, उससे जो जस्ट पहले थी उसमें भी करेक्टेड था, उससे पहले वाली में गलत था। क्या गलत था? कि ये जो है ना पॉन्स सेरिबेलम मेड्यूला, तो यहाँ पर उसमें ऐसे लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, इसको ब्रेन स्टेम लिख दिया था, तो ये गलत है। फिर नई एनसीईआरटी ने हटाया यहाँ से ब्रेन स्टेम। क्यों भाई? क्योंकि ब्रेन स्टेम किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे स्टेम का मतलब एक ट्री का जो मेन ट्रंक जिसपे वो पूरा ट्री टिका हुआ है, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन पूरा इस स्ट्रक्चर पे टिका हुआ है ना, लगभग ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना। अब ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, इसको तो हटा दो। तो ब्रेन का जो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन में क्या आता है? ये मेड्यूला, ये पॉन्स, और यहाँ पर होता है मिड ब्रेन, ठीक है। ये नहीं लेना आपको, बस ये जो सेंट्रल जोन है इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम नहीं आएगा, ब्रेन स्टेम में आएगा मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं हम, ब्रेन स्टेम में आएगा मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों? इन तीनों को मिलाकर कहते हैं ब्रेन स्टेम। मतलब ये हमारे ब्रेन का वो रीजन है जहां से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी, अंदर आएगी, तो वो ब्रेन स्टेम को तो क्रॉस करेगी ही करेगी। जो भी न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, सब ब्रेन स्टेम से तो निकलेंगे ही निकलेंगे, कोई भी इसको बायकॉट करके सीधा इधर उधर से नहीं निकल सकता, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन स्टेम वो जगह हुई ब्रेन की जो कोई भी सिग्नल को ब्रेन तक या ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ ब्रेन का। और ब्रेन स्टेम से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है बट तुम्हें शायद यूजफुल हो सकता है, कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है ना, ये एक तरह से मैं तुम्हें कह रही हूँ हर चीज के इनपुट्स रिसीव कर करके ब्रेन को देता है, ठीक है। तो आपने कभी नोटिस किया है हम एक वक्त पर कितने सारे काम कर रहे होते हैं? जैसे कितने सारे काम कर रहे होते हैं, मेरा मतलब कि जैसे मान लो तुम अभी ये लेक्चर देख रहे हो, तो इस वक्त तुम लेक्चर तो देख ही रहे हो, बट इस समय तुम्हारे एनवायरनमेंट में और भी तो कई तरह की आवाजें होंगी, या और भी तो कई तरह के छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस होंगे। मान लो किसी के घर के पास कोई शादी है, कोई ढोल बज रहा है, या गेस्ट आए हुए हैं घर में, वो बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं, किसी ने बाहर ड्राइंग रूम में टीवी चला लिया, उसकी भी आवाज आ रही है ना।
कोई रूम में बहुत देर से मच्छर घूम रहा है, मक्खी घूम रही है बार बार, वो भी तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तुम्हें कोई भूख प्यास लग रही है हल्की फुल्की, कहीं हो सकता है कोई दर्द हो रहा हो, बहुत सारी चीजें हैं जो एक ही वक्त पर हमारी बॉडी में होती हैं, है ना। तो हमारा ये ब्रेन स्टेम पता है क्या करता है, ये ब्रेन स्टेम वो कहते हैं इट इज अ गेटवे टू कॉन्शियसनेस, यानी ये जो इंफॉर्मेशंस ब्रेन तक जारी होती हैं उनमें से उस इंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा पहुंचाता है जिस पर हम सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि फोकस बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ। जिस एक्टिविटी पर हम मोस्ट फोकस्ड होते हैं, जैसे इस वक्त तुम लेक्चर देख रहे हो और तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ लेक्चर पे ही है ना, तुम्हें सुनना है, समझना है कि मैम क्या क्या चीजें बता रही हैं, तो तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तुम्हें कोई मैटर नहीं करेगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी ने टीवी चलाया है या नहीं चलाया है। और जिन बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा वीक होता है वो बड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, कभी कोई आया कभी कोई डिस्टर्ब कर गया, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पा रहे उस चीज पर, है ना। तो इसीलिए आपको हमेशा बोलते हैं कि भाई फोकस बढ़ाओ अपना, वो किसी भी तरह से बढ़ सकता है, वो बहुत हद तक आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है, आपके शेड्यूल पे डिपेंड करता है, आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहे उस पर भी डिपेंड करता है ना, और आप कितना ज्यादा पैशनेट हो अपनी उस चीज के लिए। जैसे कोई कोई आपको किसी चीज को एज अ चैलेंज दे देता है तो तुम उस वक्त कैसे बिल्कुल डिटरमाइंड होकर उस चैलेंज को पूरा करने में लग जाते हो। फिर उस वक्त तुम नहीं सोचते कि इतने गोलगप्पे खाने से पेट भी खराब हो सकता है, उस वक्त तो तुम्हें बस वो चैलेंज जीतना है और तुम्हारा फोकस गोलगप्पे खाने पर है। तो वो जो फोकस्ड एक्टिविटी होती है ना हमारी, उसको हमारा ब्रेन स्टेम सबसे ज्यादा क्या करता है, बाकी चीजों को फिल्टर आउट कर देता है और उसके सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो वो चीज हमें सबसे ज्यादा समझ आती है, उसमें हम हमारा बेस्ट दे पाते हैं। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस वक्त भी कई बच्चों को होता है कि यार गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कुछ नहीं, हमें इस वक्त हमें हमारा पेपर अच्छे से करना है। तो ये जो फिल्टर आउट का काम हो रहा है कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन एक्चुअली में ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए, वो कौन कर रहा है, तुम्हारा ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो इसीलिए अब से सबको अपना फोकस बढ़ाना नहीं पड़ता, तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन, ये जो हमारे इंडियन साइंस में बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करो, योगा करो, किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो, ये सारी चीजें से, ये सब करने से एक चीज पर फोकस करने की हैबिट बढ़ती है हमारी, ठीक है, क्लियर। तो 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, जो कि क्या क्या है, इसको तो तुम पूरे पॉइंट को हाईलाइट कर दो। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम, दैट इज मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला। इसमें तुम सेरिबेलम को मत ले लेना। एंड दिस ब्रेन स्टेम फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो तो वही फंक्शन हो गया जो पॉन्स का फंक्शन है, क्योंकि पॉन्स इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। बाकी इसका जो मेन फंक्शन है ब्रेन स्टेम का, वो मैं लिख देती हूँ कि ब्रेन स्टेम act as रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये टर्म तुमसे नहीं पूछेंगे, बट ये जो सब चीजें मैंने तुम्हें समझाई ना, इसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दैट इज filter out all other inputs and send the most focused inputs for most focused activity। जिस एक्टिविटी पर हम सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर वर्क कर रहे होते हैं, तो ब्रेन स्टेम की जो नर्व्स हैं वो उन इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक सबसे ज्यादा पहुंचाती है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग, वैसे ब्रेन को है कॉम्प्लेक्स, मैं मानती हूँ, बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमें मन नहीं करता पढ़ने का, बट यस चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। अगर हम इसको और डिटेल में पढ़ें तो न्यूरोलॉजी तो बट ऑब्वियस टॉप ब्रांचेस होती हैं, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, है ना। जैसे आप अभी कॉम्पीट कर रहे हो नीट के लिए, वैसे बाद में क्या होता है कि जब MBBS हो जाता है तो MBBS के बाद बच्चे फिर PG की सीट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, दोबारा नीट PG का एग्जाम होता है जिसपे वो चल रहा है कि नेक्स्ट आ जाएगा, आ ही गया लगभग, बट कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो तब भी रहेगा ही। तो जिसने जितना अच्छा MBBS में पढ़ा है उसको उतनी अच्छी ब्रांच मिलेगी। ऐसा नहीं है MBBS में जाने के बाद भी तुम सोचो कि बस ये नीट कर लिया तो सब कुछ खत्म, वहां पे भी बहुत कंपटीशन है, वहां पर भी चीजें पढ़नी है भाई। हमेशा आप देखो एक्सीलेंस चाहते हो लाइफ में तो कॉम्पीट तो करना ही पड़ेगा, तभी आप निखरोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, है ना। तो फिर वहां पर भी ऐसा होता है कि यार मुझे तो हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो फिर वहां पे अच्छे से मेहनत करो, आप ये प्रूफ करो कि आप केपेबल हो कार्डियोलॉजिस्ट बनने के, आप किसी पर्सन के हार्ट से को डील कर सकते हो। हार्ट की सर्जरी करना ऐसे ही थोड़ी ना, या ब्रेन की सर्जरी करना ऐसे ही थोड़ी ना है, तो बहुत बहुत एक्सीलेंस चाहिए उसके लिए। तो दिस इज जस्ट वन स्टेप
जो आपको करना है, अगर आप इसमें सक्सेसफुल रहोगे तो डेफिनेटली मिलेगा आपको, वो डिग्री भी मिलेगी, आपको एडमिशन भी मिलेगा और फिर आप आगे जाकर और अच्छे से करोगे, ठीक है ना। तो ये सब उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हमने आज ब्रेन के सारे रीजन्स और उनके फंक्शंस पढ़े। ब्रेन के जो मेन रीजन्स हैं उसको इस डायग्राम में थोड़ा और अच्छे से फंक्शनली बताया है, तो मैंने सोचा एक बार इसको रिकैप की तरह यूज कर सकते हैं हम। जैसे सेरिब्रम में हमने देखा फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब में यहाँ पर, अच्छा ये उन्होंने लिखा है ना स्मेल, एक्चुअली हमारे फ्रंटल लोब में ना या नीचे की तरफ एक ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है। क्या होता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है जो कि नोज से स्मेलिंग सेंस रिसीव करता है। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ पर होता है, वो भी फ्रंटल लोब का ही पार्ट होता है, इसलिए लिख दिया। बाकी वैसे अगर हम देखें तो फ्रंटल लोब इज रिलेटेड टू जजमेंट, फोरसाइट, वॉलंटरी मूवमेंट्स। मैंने कहा था ना इसमें एक स्पीच एरिया होता है, ब्रॉडकास्ट स्पीच एरिया बोलते हैं उसे, ठीक है। प्लस हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उसके लिए भी फ्रंटल लोब में एरिया होता है। ये जो है पैराइटल लोब, ये पैराइटल लोब किससे रिलेटेड है? हीट, पेन, अदर सेंसेशंस वगैरह बहुत सारे, ठीक है। टेम्पोरल लोब मेनली हियरिंग के लिए है, और जो ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है पीछे की तरफ, वो विजुअल से रिलेटेड है ना। प्लस टेम्पोरल लोब में हियरिंग के अलावा थोड़े बहुत इमोशनल और ये सब फंक्शंस भी होते हैं। मतलब ये जो हमारा ब्रेन है ना बच्चों, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको ये काम दे दिया तो इसी को करना है, उस काम के भी अलग अलग पार्ट्स हर जगह फैले हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा है एनसीईआरटी ने तुम्हें डिटेल में दी नहीं है चीजें, तो तुम्हें भी बस मेन चीजें ही याद रखनी है। क्लियर? ठीक है, ये देखो यहाँ टेम्पोरल लोब में ये दिखा दिया कॉम्प्रीहेंशन एरिया, स्पीच कॉम्प्रीहेंशन एरिया, ठीक है। स्पीच कॉम्प्रीहेंशन अलग होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन अलग होता है, सब अलग अलग चीजें। ओके, ये रहा पीछे हमारा सेरिबेलम, जिसका मेन काम है कोऑर्डिनेशन करवाना, पोस्चर्स को मेंटेन करना। और ब्रेन स्टेम में जिसमें हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला आता है, ये सब मिलकर एक तरह से, एक तो ब्रेन के लिए रिले सेंटर है, प्लस मेड्यूला में सारे इनवॉलेंट्री स्वेलोइंग, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, है ना, इनवॉलेंट्री फंक्शंस, ये सब कंट्रोल करता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से? ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर हमारा ब्रेन का जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ अब इस, वैसे तो ये चैप्टर एनसीईआरटी में बच्चों यहीं पर एंड हो गया। एनसीईआरटी में जो लास्ट पार्ट है दैट इज द ब्रेन स्टेम, बट मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा पीएनएस का आइडिया भी दूंगी। भाई हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हल्का फुल्का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ब्रेन हमने डिटेल में ले ही लिया। अब हमें पीएनएस के बारे में थोड़ी सी एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या कि हमने ये तो पढ़ा था कि पीएनएस में हमारी सारी नर्व्स आती हैं, जितनी भी ब्रेन से निकल रही हैं क्रेनियल नर्व्स, और जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं स्पाइनल नर्व्स, यही हमारे पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ये जो नर्व्स हैं वो अगर हमारे किसको सिग्नल दे रही हैं, अगर हमारे स्केलेटल मसल्स को सिग्नल दे रही हैं, तो वो तो आती हैं किसमें? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, इफ रिले इंपल्सेस टू द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और अगर वो नर्व्स हमारे दूसरे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को सिग्नल्स दे रही हैं, इफ रिले इंपल्सेस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, इनवॉलंटरी मसल्स को भी और ऑर्गन्स को भी, जो दूसरे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं हमारे, एज वेल एज हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं, उनको अगर सिग्नल दे रही हैं तो वो हमारा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बट ऑब्वियस इसका परसेंटेज ज्यादा है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बहुत सारे नर्व्स इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं कि हर ऑर्गन को, हर मसल को दो तरह का सिग्नल मिलता है, या तो वो एक मसल उसको एक नर्व उसको स्टिमुलेट करती है, दूसरा उसको रिलैक्स करती है। तो उसी के बेसिस पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीट में पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर है ना एक टेबल डाल दी है, जब तुम पीवाईक्यूज करोगे तो तुम्हें बहुत क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें तुमसे क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल, मतलब मेनली क्रेनियल नर्व्स के बारे में पूछा गया होगा कि ये कौन से नंबर की नर्व है, ये मिक्स है या सेंसरी है या क्या है। तो तुम्हें ना उसके, वैसे तुम चाहो तो उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, क्योंकि अब आप देखोगे लास्ट 10 इयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि ये सेगमेंट एनसीईआरटी में है ही नहीं। बट फिर भी जस्ट फॉर योर नॉलेज अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ लिख सकते हो कि तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व्स आती हैं उसमें मैं तुम्हें कह रही हूँ कि दो तरह की नर्व्स हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स हैं और एक स्पाइनल नर्व्स हैं। तो जो क्रेनियल नर्व्स है बच्चों वो तो होती है ह्यूमन बींग्स में 12 पेयर, और जो स्पाइनल नर्व्स है वो होती है कितनी? 31 पेयर, ठीक है।
तो ये जो हमारी 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स है ना, इनके फर्स्ट टू 12 जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते थे 13 क्लॉटिंग फैक्टर, उन्हें रोमन लेटर्स से इंडिकेट करते हैं, वैसे ही इन क्रेनियल नर्व्स को भी रोमन लेटर्स से इंडिकेट करते हैं और इन सबके नाम है अकॉर्डिंग टू द इनर्वेशन। जैसे फर्स्ट नर्व है ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक है, थर्ड ऑक्यूलोमोटर है, सबके ये नाम है। तो इफ यू वांट, ओनली इफ यू वांट, तो आप इन नामों को एक बार पढ़ सकते हो, कौन सी नर्व क्या करती है, इनके लिए बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह होती है, बट मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। और यहाँ पर इस टेबल में लिखा हुआ है कि कौन सी नर्व प्योर सेंसरी है, कौन सी प्योर मोटर है और कौन सी बोथ है। बोथ का मतलब मिक्स नर्व, बोथ को कहते हैं मिक्स नर्व। मिक्स का मतलब समझते हो? देखो नर्व, अब तुम्हें पता है नर्व का मतलब एक न्यूरॉन नहीं होता है ना, मैंने बताया था नर्व का मतलब बंडल ऑफ न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स के जो फाइबर्स हैं, एक्सॉन है उनके, उसमें भी कई सारे बंडल्स को मिलाकर जो बनती है वो नर्व है। तो अब उस नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, तो अगर वो न्यूरॉन एक सेंसरी, सारे न्यूरॉन अगर उसमें सेंसरी हैं तो वो सेंसरी नर्व हो गई, उसके सारे न्यूरॉन अगर मोटर हैं तो वो मोटर नर्व हो गई, और उसी एक नर्व में कुछ सेंसरी सिग्नल्स भी ले जा रहे हैं, कुछ मोटर सिग्नल्स भी ले जा रहे हैं, तो वो कैसी नर्व हो गई, वो मिक्स नर्व हो गई। ठीक है ना? तो ये एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होता है, एमबीबीएस में बहुत काम का होता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बट नीट में अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तुम कंफ्यूज हो तो बस इस टेबल को एक बार देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें, ये तो कौन सी थी, क्रेनियल नर्व्स थी, तो स्पाइनल नर्व्स में एक पॉइंट याद रखना बच्चों कि हमारी जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है ना, सब मिक्स नर्व्स हैं। एक तो स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर है, और उनमें ऐसा नहीं है कि कौन सी सेंसरी है कौन सी मोटर है, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व, यानी स्पाइनल नर्व में जितनी भी पेयर नर्व्स हैं उन सब में सेंसरी एंड मोटर दोनों के फाइबर एक एक नर्व में होते हैं, तो इसलिए स्पाइनल नर्व्स आर द मिक्स नर्व। अब उसमें भी जैसे आपकी बैकबोन को डिवाइड करते हैं ना हम वर्टिब्री में, वैसे ही स्पाइनल नर्व्स भी डिवाइडेड है कि जैसे सर्वाइकल नर्व्स जो है वो हमारी 8 पेयर होती है, थोरैसिक नर्व 12 पेयर होती है, लंबर नर्व 5 पेयर होती है, सैक्रल नर्व भी 5 पेयर होती है, और कॉक्सीजियल नर्व जो है वो 1 पेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको टोटल करोगे तो 31 आ जाएगा। क्लियर? जैसे आपके बैकबोन का फॉर्मूला ध्यान है आपको, 26 वर्टिब्री होती है एडल्ट में, C7 T12 L5, S में हम कहते हैं एक ही है बट वो 5 का फ्यूजन है, और कॉक्सीजियल भी एक ही है बट वो 4 का फ्यूजन है। तो यहाँ तो 26 थी और यहाँ पर ये 31 स्पाइनल नर्व्स हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला है, ये आपकी स्पाइनल नर्व्स का फॉर्मूला है। अगेन मैं कहूंगी अननेसेसरी मत जाओ इन चीजों पर, क्योंकि ये चीजें अब नहीं पूछी जाती, बट फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़े बहुत पुराने क्वेश्चन करते वक्त, इसलिए मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको। ठीक है, नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में तुमको एक छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए, क्या कि ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों मिलकर काम करते हैं, या यूं कह लो तुम तो दोनों एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये, इसमें देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्चुअली बना कैसे, जैसे यहाँ पर आपको ये CNS दिखा दिया, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इससे आप देख रहे हो कि जैसे ये C1 C2 ये सब स्पाइनल नर्व्स के नंबर है। अब इसमें जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो कह रहा है कि कुछ तो थोरैसिक नर्व्स है और कुछ लंबर नर्व्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो थोरैसिक और लंबर नर्व्स है ना बच्चों, ये कहाँ जा रही है, देखो ये सीधा ऑर्गन्स में नहीं जा रही, यहाँ पर तुम्हें एक चेन दिखाई है जिसको लिखा है सिंपैथेटिक चेन, दिस इज एक्चुअली द गैंग्लियन। हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नर्व PNS में आकर एंड हो रही है और फिर वहां से नई नर्व का साइटॉन शुरू हो रहा है, तो इस साइटॉन्स के बंच को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन, है ना। तो ये जो नर्व्स हैं ये एक्चुअली यहाँ एंड हो गई और यहाँ से फिर नई नर्व शुरू हो गई, तो यहाँ पर जितनी भी सिंपैथेटिक नर्व्स है ना हमारी, वो सब पहले गैंग्लियन में एंड होती हैं और फिर गैंग्लियन से उनकी ब्रांचेस कहाँ जाती हैं, ऑर्गन्स में जाती हैं। ठीक है, इसी तरह सेम पैरासिम्पैथेटिक का सिस्टम है। जैसे सिंपैथेटिक का ओरिजिन तो थोरैसिक और लंबर नर्व से हुआ है, ऐसे पैरासिम्पैथेटिक का जो ओरिजिन होता है वो कुछ क्रेनियल नर्व से होता है और कुछ सैक्रल नर्व से होता है। ठीक है, अब ये जो नर्व्स हैं, और आप समझ रहे हो इनके अलावा वाली जो ब्रांचेस बची वो कहीं स्केलेटल मसल्स में जा रही हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो देखो हार्ट को, लंग्स को एक ब्रांच सिंपैथेटिक की भी मिल रही है, एक पैरासिम्पैथेटिक की मिल रही है, हार्ट को एक ब्रांच सिंपैथेटिक से भी मिल रही है, एक पैरासिम्पैथेटिक से भी मिल रही है ना। ये दोबारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाया, ऐसे में समझना पेयर्ड है, पेयर्ड थोड़ी ना हमारी बॉडी में एक ही है, एक तरफ सिंपैथेटिक दिखा दिया, एक तरफ पैरासिम्पैथेटिक दिखा दिया। ठीक है, जितने भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं देखो वो भी कभी ना कभी गैंग्लियन में एंड हो रहे हैं
और फिर वहां से नई ब्रांच निकलकर ऑर्गन्स में जा रही है। ठीक है, तो दोनों ही जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दोनों के लिए गैंग्लियन जरूर होते हैं। उसके बेसिस पर हम ऐसा बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। नाउ अब है ना एक चीज और समझना कि ये गैंग्लियंस के थ्रू होते हुए जा रही है, वो बात तो हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इनके काम करने का तरीका देखना है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, वैसे तो तुम्हें क्रेनियल नर्व्स में नर्व्स के नाम याद नहीं करने, बट एक नाम मैं कहूंगी तुम जरूर याद रखना, दैट इज वेगस नर्व। ये हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है बच्चों, और ये हमारे बहुत सारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को सिग्नल देती है। देखो ये रही क्रेनियल नर्व 10th, ये पैरासिम्पैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट है ना। तो जो वेगस नर्व है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, और इससे देखो लंग्स में भी जा रहे हैं, हार्ट में भी फाइबर्स जा रहे हैं, स्टमक में भी जा रहे हैं, स्प्लीन में भी जा रहे हैं, पूरे हमारे जीआईटी में, इससे हार्ट में और लंग्स में, इन सब जगह सिग्नल्स जाते हैं, डायाफ्राम में, एवरीवेयर, है ना। तो इसलिए वेगस नर्व हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को सबको पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल्स पहुंचाती है। ओके, तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि हार्ट रेट बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही होगी? सिंपैथेटिक की वजह से। कम हो रही है? पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। लंग्स ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही होगी? सिंपैथेटिक की वजह से। कम क्यों हो रही होगी? पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। ठीक है, मान लो आई में लेक्राइमल ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ रहा है, खूब ज्यादा आंसू आ रहे हैं, इमोशनल है हम उस वक्त, सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है, तो वो बढ़ाएगा, ये इसको कम कर देगा। समझ गए? तो हमारी बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन्स में सिंपैथेटिक क्या करेगा? स्टिमुलेशन का काम करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक उनको क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, सिवाय सिर्फ एक्सेप्ट हमारे जीआईटी के। जीआईटी में सारी कहानी उल्टी है। जीआईटी में क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में खाना जाता है, हम खाना खाते हैं, मुंह में च्यूइंग शुरू होती है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स को सलाइवा बनाना है ना, तो सिंपैथेटिक नहीं देता उसको सिग्नल, बल्कि पैरासिम्पैथेटिक देता है। खाने को निगलना है, इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस करवाना है, पैरासिम्पैथेटिक करवाएगा। स्टमक में खाना पहुंच गया, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करवाना है, पैरासिम्पैथेटिक करवाएगा। पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, इंटेस्टाइन को करेगा, मतलब पूरे जीआईटी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कौन स्टिमुलेट कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं खाना खाने के बाद हमें आलस आता है, क्योंकि खाना खाने के बाद जो डाइजेस्टिव एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमारा वो सिस्टम काम कर रहा है जो रिलैक्सिंग सिस्टम है बॉडी के लिए, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक का काम हार्ट रेट को कम करना, ब्रीदिंग रेट को कम करना, सबको नॉर्मलाइज करवाना है, लेकिन जीआईटी को ये स्टिमुलेट करता है। तो एक तरह से बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो रखा है, तो बाकी ऑर्गन्स आराम मोड में है, सिर्फ जीआईटी काम करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप इस चीज को याद रख सकते हो। ओके, और एक अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने यूरिनरी ब्लैडर में बताया था कि यूरिनरी ब्लैडर में जब जो वॉइडिंग होती है, हल्का होना कौन करवाता है? पैरासिम्पैथेटिक। जो वॉइडिंग हो रही है, खाली हो रहा है, मिक्सचुरेशन हो रहा है, दैट इज उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो बस ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दी है जिसमें लिख दिया है कि सिंपैथेटिक क्या करता है? ऑल सिस्टम्स को स्टिमुलेट करता है, बट जीआईटी को रिलैक्स करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सभी सिस्टम्स को रिलैक्स करता है लेकिन जीआईटी को एक्टिवेट करता है, एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइडिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये पॉइंट अगर तुम याद रखना चाहो तो, कि भाई सिंपैथेटिक जो है उसमें एड्रेनालिन रिलीज होता है। वैसे भी एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं ना, जब भी हम स्टिमुलेटिव कंडीशंस में होते हैं तो हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रश होता है, एड्रेनालिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो सिंपैथेटिक के एंड्स होंगे ना बच्चों, उनमें जो वेसिकल्स होंगी वो एड्रीनर्जिक होती हैं, एड्रेनालिन रिलीज करती हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक वही जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। ठीक है, तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम तो बस मेनली सिर्फ और सिर्फ फंक्शन याद रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट द PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो मैंने तुम्हें क्या बताया पेरिफेरल में? एक तो नर्व्स के बारे में बताया, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, और थोड़ा सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताया कि सिंपैथेटिक क्या करता है और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है। ठीक है, बस ये 2-4 पॉइंट्स तुम बहुत ही ब्रीफली, ज्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ही ब्रीफली लिखकर अपनी एनसीईआरटी में लगा देना। ठीक है, चलो भाई समरी देख के खत्म करें ये चैप्टर, क्यों अननेसेसरी और खींचे इसको। द न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट फंक्शंस एज वेल एज मेटाबॉलिज्म, होमियोस्टेसिस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। वी नो न्यूरॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। These are the excitable cells। क्यों होती है एक्साइटेबल? बहुत अच्छे से हमने पढ़ा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अलग अलग होता है। जब एक न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट पर होती है तो अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसी को आप कहते हो रेस्टिंग पोटेंशियल।
The nerve impulse is conducted along the axon membrane in the form of depolarization. जैसे ही ये पोलैरिटी रिवर्स होती है, यानी अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन और उसी को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर ये इम्पल्स जाती है तो उसे सिनेप्स क्रॉस करना होता है, जिसमें कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और उनके बीच में गैप हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, है तो केमिकल सिनेप्स। ठीक है, इस गैप को क्रॉस करवाने के लिए केमिकल सिनेप्स में कुछ केमिकल्स भरे रहते हैं जिन्हें आप कहते हो न्यूरोट्रांसमीटर्स। ACH इज वन ऑफ देम, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामीन, गाबा, ये सब भी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमने रिसेंटली कवर किया। CNS, PNS, CNS में ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, कनेक्टेड है कॉर्पस कैलोसम से। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज हाइपोथैलेमस। समरी में दोबारा इसके बारे में लिखा है तो आपको याद रखना है। बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग, ड्रिंकिंग, इन सबको कंट्रोल करता है। लिम्बिक लोब भी आपको याद रखना है बच्चों। लिम्बिक सिस्टम इज कंसर्न्ड विद, देखो यहाँ एक नया ऐड कर दिया, ऑल्फेक्शन से भी रिलेटेड है ये। ठीक है, ऑल्फेक्शन, ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज लिबिडो, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस एंड मोटिवेशन। तो ये तीनों तो थे ही, ये दोनों यहाँ पे देखो नए, इसलिए समरी पढ़ना जरूरी हो जाता है कई बार, है ना। तो वहां लिख दो ऑल्फेक्शन एंड एज वेल एज ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, देन द मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो ये क्या करता है, विजुअल रिफ्लेक्सेस, ये देखो आ गया ना यहाँ पर, टेक्टाइल रिफ्लेक्सेस एंड ऑडिटरी इनपुट से रिलेटेड है। इसलिए एनसीईआरटी में कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है, वहां नहीं था थ्योरी में, यहाँ दे दिया। अभी क्वेश्चन आ जाता स्टेटमेंट वाइज तो हमें लगता आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो यहाँ दे रखा है। ठीक है ना, तो मिड ब्रेन रिसीव एंड इंटीग्रेट विजुअल, टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स आते हैं, उसमें से सेरिबेलम क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द ईयर। अच्छा चलो ये भी बता देती हूँ भाई, हमने कहा कि सेरिबेलम बॉडी बैलेंस से रिलेटेड है। अब ईयर तो तुम्हें डिटेल में पढ़ना नहीं है, वरना ईयर के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, एक तो हियरिंग प्लस बॉडी बैलेंस। हमारी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए ईयर्स भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना वो हियरिंग के लिए है। ठीक है, तो सेरिबेलम, हम कह रहे हैं कि सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, तो सेरिबेलम को इनपुट कहाँ से मिल रहे हैं, तो वो ईयर के ही एक पार्ट से मिल रहे हैं, दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल। बट मुझे नहीं लगता तुमसे नाम पूछेंगे। ठीक है, एंड द ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, और मेड्यूला की बात करें हम तो मेड्यूला मेनली इनवॉलेंट्री सेंटर्स, इनवॉलेंट्री सेंटर है जैसे कि रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एंड पॉन्स को बोलते हैं रिले सेंटर, जिसमें कि फाइबर ट्रैक है जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें से रिफ्लेक्स एक्शन, ईयर, आई, ये सब तो हट ही गया है, तो वो अब आपको पढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। जो एनटीए ने बोला, एनएमसी ने बोला, आप वही पढ़ के जाओ, उन्हीं में से चीजें पूछी जाएंगी, वरना वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ हो जाएंगे, है ना। तो आप मत, इसे बिल्कुल मत सोचो कि मैम पढ़े नहीं पढ़े, कह दिया एनटीए ने नहीं पढ़ना तो फिर मत ही पढ़ो तुम उसे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट बड़ा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में विल स्टार्ट विद द केमिकल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। सीधा सीधा ग्लैंड है, उसका हार्मोन है और उसका फंक्शन है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय। इसकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप अच्छे से एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके।